हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के सिस्टम होते हैं यहां पर मैंने लिखे हैं। देखिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा टाइप है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सॉल्व कराए थे। आज के लेक्चर में हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार लास्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको आज का लेक्चर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आज के लेक्चर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। तो एक बार आपको लास्ट लेक्चर पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये तो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल टर्म के साथ साथ आपको कांस्टेंट टर्म भी मिल जाती है। जैसे इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, ये भी वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म। तो आप देख सकते हैं ये इतनी सारी यहां पर वेरिएबल टर्म है। मैं इनको वेरिएबल टर्म क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके साथ में वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। अगर आप राइट साइड में देखें d1 d2 d3 तो इनके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये कैसी टर्म है? ये कांस्टेंट टर्म है। कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक भी टर्म कांस्टेंट है तो वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ गई? और अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर केवल वेरिएबल टर्म है और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो सिस्टम कहलाता है होमोजीनियस। आप यहां पर देखिए, इसमें एक भी टर्म आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी। देखो, सब वेरिएबल है और राइट साइड में क्या है? जीरो है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको किसी सिस्टम के अंदर एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो सिस्टम होमोजीनियस है। और अगर आपको एक भी कांस्टेंट टर्म मिल गई तो इसका मतलब सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। अब ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के आगे भी हो सकती है, इक्वल टू के पहले भी हो सकती है। कई बार d1 को लेफ्ट में देते हैं, इक्वल टू को जीरो में दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल यहां पर जीरो है और कुछ भी यहां पर नहीं है, या सिर्फ वेरिएबल टर्म। क्लियर होगी बात? तो आज हमें इसी को पढ़ना है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो ये मैंने यहां पर ले लिया होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना बताया था कि कैसे लिखते हैं। आज मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। देखो, इसको कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका एकदम सिमिलर है। तो मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए, आप किसी भी सिस्टम को, मतलब लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में ध्यान देना। देखो, कुछ नहीं करना आपको। यहां पर कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है। तो जितनी इक्वेशन होती है उतनी रो बनती है मैट्रिक्स में, और जितने वेरिएबल होते हैं उतने कॉलम बनते हैं। तो यहां पर 3 रो है, सॉरी 3 इक्वेशन है तो 3 रो आएंगी, और 3 वेरिएबल है तो 3 कॉलम आएंगे। इसका मतलब यहां पर 3 by 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो, मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम, वो एक्स के कोफिशिएंट से बनेगा। तो यहां पर एक्स के कोफिशिएंट क्या है? A1, A2 एंड A3। उसके बाद y के कोफिशिएंट से दूसरा कॉलम बनेगा। इसका मतलब B1, B2 एंड B3। और z के कोफिशिएंट से थर्ड कॉलम बनेगा, C1, C2, C3। इसीलिए हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनती है। बात समझ में आ गई? दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स आती है जिसके अंदर सारे वेरिएबल होते हैं। तो यहां पर 3 वेरिएबल हैं, तो यहां पर तीनों आ जाएंगे x, y एंड z। इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में तो तीनों जीरो हैं। इसका मतलब यहां पर भी एक मैट्रिक्स आएगी और इसमें तीनों के तीनों क्या होंगे? जीरो होंगे। तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
बात समझ में आ गई। देखो जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है उसमें राइट साइड में जीरो की जगह पर कोई नॉन जीरो नंबर भी आ जाते हैं। बात समझ में आ रही ना, तो ये अंतर है। तो ये हो गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना सिखाया था, है ना। तो इसमें अगर आप देखें, तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं ए, और ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है ये हमारी एक्स है, और इक्वल टू में जो है वो नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो। तो ये इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर, ए एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ए एक्स इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स है ये। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है वहां पर कोई मैट्रिक्स आती है तो हम वहां पर बी लिखते थे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखो, क्या यहां पर हमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना चाहिए? एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूं। चलिए देखिए जरा, अगर मैं यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिख देता हूं, किसको लिख देता हूं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो क्या आएगी? ध्यान देना, अभी जरा इसको समझ लीजिए एक बार। अगर मैं यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूं तो क्या होगा, क्या मैट्रिक्स मुझे मिलेगी? देखिए, तो यहां पर मुझे मिलेगा A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये तो ए मैट्रिक्स होगी। अब सेमीकोलन लगा के बी मैट्रिक्स के वो लिखेंगे हम एलिमेंट, ये हमारी एक तरह से बी मैट्रिक्स का काम कर रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, जीरो जीरो जीरो। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ये मेरी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये वाला पार्ट है ये ए मैट्रिक्स है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये ए मैट्रिक्स है। मुझे एक बात बताओ, जब हम इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, जब हम इसकी रैंक निकालेंगे, क्या ए की रैंक और ए बी की रैंक हमेशा इक्वल आएगी या कभी अनइक्वल भी आ सकती है? क्या आप यहां पर सोच सकते हैं कि रैंक क्या आएगी? देखो, अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि ये लास्ट वाला कॉलम पूरा का पूरा जीरो है। क्या है? जीरो है। तो जब आप इसमें रैंक निकालेंगे, इस मैट्रिक्स की जब आप रैंक निकालेंगे, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जो रैंक ए की आएगी वही रैंक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की भी आएगी, सेम रैंक आएगी। यहां पर कभी भी ए की रैंक और ए बी की रैंक अलग अलग नहीं आ सकती। जबकि हमने लास्ट लेक्चर जब पढ़ा था, जहां पर हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पर ए की रैंक और ए बी की रैंक अलग अलग भी आ जाती है, और जहां पर रैंक अलग अलग आती है वहां पर होता है हमारा नो सॉल्यूशन, सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट। लेकिन यहां पर कभी भी ए की रैंक और ए बी की रैंक अलग नहीं आ सकती, यानी कि रैंक हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि अगर ए की रैंक और ए बी की रैंक हमेशा सेम आएगी तो इसका मतलब यहां पर नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं कभी भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कभी भी नो सॉल्यूशन होता ही नहीं है, यानी कि ये सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई। जबकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा, इस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन आएगा। देखो आगे मैंने लिखा भी है, देखिए, अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैज ए सॉल्यूशन, मतलब हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा, ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका सॉल्यूशन ना हो। तो अगर ऐसा है तो क्या मुझे यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। भाई जब ए की रैंक और ए बी की रैंक सेम ही आनी है तो फिर हम ए बी को क्यों लिखें, हम सीधे ए की रैंक निकालेंगे। तो इसलिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बनाते। बात समझ में आ गई। यहां पर हमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर हमारा ए मैट्रिक्स से ही काम चल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई। आप इस ए मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे इक्लियन फॉर्म मेथड से, और इक्लियन फॉर्म मेथड आपको आता है। मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी उतनी ही इस मैट्रिक्स की रैंक होगी। बात समझ में आ गई। तो देखो आपको करना क्या है, आपको ये सिस्टम दिया होगा, इसमें से यहां पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यहां से आपको ये ए मैट्रिक्स मिल जाएगी।
और उसके बाद इसकी रैंक को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इक्लियन फॉर्म से आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर सॉल्व। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको डिटरमिनेंट मेथड का भी यूज करना पड़ेगा। आप याद होगा जब हमने रैंक को स्टार्ट किया था तो हमारा रैंक का पहला मेथड था डिटरमिनेंट मेथड। तो आज हम इक्लियन फॉर्म मेथड के साथ साथ डिटरमिनेंट मेथड का भी यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका हमेशा सॉल्यूशन होगा, ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। आपको क्या करना, रैंक कैलकुलेट करनी है किसकी, ए मैट्रिक्स की, और ए मैट्रिक्स आपको लिखनी आ गई है ना। तो ए की रैंक निकालेंगे। तो देखो, आप अगर ए की रैंक निकालेंगे तो क्या होगा, अब जरा ध्यान से समझिए। अगर आपने ए की रैंक कैलकुलेट करी तो यहां पर दो केस बनेंगे कि आपकी जो रैंक है वो हो सकता है कि नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 3 अननोन है, 3 वेरिएबल है और आपकी रैंक भी 3 है, मतलब वेरिएबल भी 3 है और रैंक भी 3 है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं या जिसको हम जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, 3 नाम हो गए, यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। और ये कब आएगा, जब आपकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो, इसको यहां पर जीरो सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, जीरो सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल होंगे सबकी वैल्यू जीरो रहेगी। बात समझ में आ गई। अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ गई तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा जीरो। सारे वेरिएबल की वैल्यू आप जीरो कर देंगे। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं ना। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ जाए, कम आ जाए। देखिए, रैंक कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा नहीं आ सकती, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। या तो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आएगी या रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आएगी, कभी भी ज्यादा नहीं आ सकती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हुई तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन का तो यहां ऑप्शन ही नहीं है। भाई यहां पर तो सॉल्यूशन हमेशा रहेगा, या तो यूनिक रहेगा या इनफाइनाइट रहेगा। यहां पर नो सॉल्यूशन का ऑप्शन खत्म हो चुका है। बात समझ में आ रही है। तो अगर रैंक कम है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखना, इधर है ट्रिवियल और उधर है नॉन ट्रिवियल। क्लियर है। और इसको हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। नॉन जीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी वो जीरो नहीं होंगी, नॉन जीरो होंगी। बात समझ में आ गई। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सीधी सी बात है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा वेरिएबल के फॉर्म, सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। तो आपको यहां पर कांस्टेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। कितने कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, देखिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप कंसीडर करेंगे, n माइनस आर के इक्वल। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, और r क्या है, रैंक। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 4 वेरिएबल है और आपकी रैंक आई 3, तो आपको एक कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस 3 1 आएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में 4 वेरिएबल है और आपकी रैंक आई 2, तो अब आपको दो कांस्टेंट कंसीडर करने पड़ेंगे, 4 माइनस 2। तो मुझे लगता है आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोसीजर को हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पजेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें ये चेक करना है, ये जो सिस्टम है, क्या इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, मतलब इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल भी हो सकता है, नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। हमसे पूछा है क्या नॉन ट्रिवियल है, तो चलिए चेक करते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, यहां पर 4 वेरिएबल है और 4 ही इक्वेशन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां पर जनरली जो मैक्सिमम इक्वेशन आती है वो 4 रहती है और मैक्सिमम वेरिएबल भी 4 रहते हैं। बात समझ में, ऐसा हो सकता है कि आपके पास 3 इक्वेशन हो और 3 ही वेरिएबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 इक्वेशन हो और 4 वेरिएबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 4 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 4 ही इक्वेशन हो और 4 ही वेरिएबल हो। तो ये चारों वैरायटी आपके पास हो सकती हैं। मैं हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। बात समझ में आ रही है। चलिए
अब यहां पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं इस सिस्टम को लिख लेता हूं। कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था x1 के नीचे x1, x2 के नीचे x2, x3 के नीचे x3, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो चलिए मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं। x1 प्लस, देखिए x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 3x3, सॉरी 3x4, 3x4 इक्वल टू में 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। x1 x2 2x3 3x4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन उधर से ले लेते हैं। 3x1 प्लस 4x2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x1 के नीचे x1, x2 के नीचे x2, तो x2 के नीचे 4x2 है ना, फिर 7x3 और उसके बाद 10x4 इज इक्वल टू 0। ना थर्ड पे आ जाओ। 5x1 प्लस 7x2 प्लस 7x2 प्लस 11x3 प्लस 17x4 इक्वल टू में 0। और फोर्थ इक्वेशन है 6x1 प्लस 8x2 प्लस 13x3 प्लस 16x4 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। तो हमने यहां पर चारों इक्वेशन को लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब जरा यहां पर आप ध्यान दें कि मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना बहुत आसान। देखो यहां पर कितनी इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, इसका मतलब 4 रो आएंगे मैट्रिक्स में। वेरिएबल कितने, 4 वेरिएबल है, इसका मतलब 4 कॉलम आएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो यहां पर एक 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। 4x4 फर्स्ट कॉलम कहां से आएगा, देखो x1 के कोफिशिएंट से फर्स्ट कॉलम आएगा 1 3 5 6, 1 3 1 3 5 एंड 6। फिर x2 से सेकंड कॉलम आएगा 1 4 7 8, 1 4 7 8, 1 4 7 8। x3 ये थर्ड कॉलम है 2 7 11, 2 7 11 और 13, 2 7 11 13 और 3 10, 3 10 17 और 16। तो ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स बन गई। अब यहां पर वेरिएबल भी 4 हैं, x1 x2 x3 और x4 एंड इज इक्वल टू राइट साइड में सब 0 है, 0 0 0। तो ये हमारी होगी मैट्रिक्स फॉर्म। बात समझ में आ गई? देखिए आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, क्योंकि कॉपी करने में कई बार गलती हो जाती है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में आपने कॉपी गलत कर दिया तो उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक बार आप चेक कर सकते हैं। देखो हमने कॉलम वाइज लिखा है, एक बार रो वाइज चेक कर लेते हैं। देखो 1 1 2 3, 1 1 2 3, उसके बाद 3 4 7 10, 3 4 7 10, ठीक है। उसके बाद 5 7 11 17, 5 7 11 और 17, 6 8 13, 6 8 13 और 16। मतलब आप रो वाइज भी चेक कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी। तो आप कॉलम वाइज लिखिए और रो वाइज चेक कर लीजिए, उसके बाद गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ना। अब हमें करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है ना, इसमें ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये ओ मैट्रिक्स है। तो हमें यहां से कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, ए। तो हम यहां से ए मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसकी कैलकुलेट करेंगे रैंक। देखिए इस ए मैट्रिक्स की क्या करना है, हमें रैंक कैलकुलेट करनी है। तो 1 1 2 3, 1 1 2 3, ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है। 1 1 2 3, 1 1 2 3, 3 4 7 10, 3 4 7 10, 3 4 7 10, 1 1 2 3, 5 7 11 17, 5 7 11 17, 5 7 11 17, 6 8 13, 6 8 13, 6 8 13 एंड 16। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका डायगोनल कहां पर है, ये रहा डायगोनल।
तो डायगोनल के नीचे जो ये एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इन सबको जीरो बना, तभी तो इक्विवेलेंट फॉर्म आएगी। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को जीरो बनाएंगे, इसको इसको और इसको, तीनों को एक साथ जीरो बनाएंगे। तो यहां पर 3 ऑपरेशन हम लगा देते हैं। कितने ऑपरेशन? 3। चलिए तो मैं यहां पर ऑपरेशन राइट साइड में लिख देता हूं। देखिए R2 में चेंज R2, ये जीरो कब बनेगा? जब इसमें -3 को ऐड करेंगे। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, R2 में चेंज R2 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1। भाई आप R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, जीरो आ जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ R3 में चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंज करना है? R3 प्लस -5 टाइम्स ऑफ R1। भाई आप इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और R4 में भी चेंज करेंगे। R4 में क्या चेंज होगा? R4 प्लस -6 टाइम्स ऑफ R1। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कितना आएगा ना। तो हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी, इक्विवेलेंट। क्लियर है? देखिए लास्ट लेक्चर में शायद मैंने इक्विवेलेंट की जगह पर इक्वल का साइन लगा रखा है, तो उसको एक बार करेक्ट कर लेना। वो कई बार ध्यान नहीं रहता, इक्वल ही चलता रहता है ना। तो यहां पर जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट का साइन आता है। मैं कई जगह पर इक्वल लिख देता हूं और लास्ट लेक्चर में मुझे लगता है मैंने पूरे लेक्चर में इक्वल ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, R2 में ऐड करना -3R1। R2 कितना है? R2 है हमारे पास 3 4 7 10, 3 4 7 10, 3 4 7 10। इसमें ऐड करना है -3R1। तो -3 -3 -6 -9 ऐड कर दीजिए। 0 1 1 0 1 1 1 सब 1 आ जाएगा। अच्छा R1 में तो कोई चेंज नहीं, पहले R1 को कॉपी कर देता हूं। 1 1 1 1 2 एंड 3 है ना। R2 में चेंज है, क्या क्या आएगा? 0 1 1 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या आएगा ना। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हमें क्या करना, R3 में इसको जीरो बनाना है। तो पहले मैं R3 को लिख लेता हूं। 5 7 11 17, 5 7 11 17, 5 7 11 17। ठीक है। अब इसमें ऐड करना माइनस का 5R1, तो -5 -5 -10 और माइनस का 15। कितना आ जाएगा? 0 2 1 2 0 0 2 1 2। ये आ गया। एक और ऑपरेशन बचा, इसको भी अप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आएगा ना। 6 8 6 8 13 एंड 16। देखो 6 8 13 एंड 16, इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 6 टाइम्स ऑफ R1। तो माइनस का 6 माइनस का 12 और माइनस का 18। देखिए कितना आएगा? 0 2 1 2, सॉरी 0 2 1 और -2 आएगा, है ना। माइनस का 2 आएगा। कितना था? एक मिनट, 16 था, यहां पर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 हो गया -6 से। ठीक है। तो यह आएगा आपके पास 0 2 1 एंड -2। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहां पर कैलकुलेशन की है। अब आगे देखिए, अब क्या काम बचा हमारा, देखो जरा। देखो ये रहा डायगोनल। अभी हमें इन तीनों को जीरो करना है। इन तीनों को क्या करना है? जीरो करना है। तो पहले हम इन दोनों को जीरो कर ले, उसके बाद इसको जीरो करेंगे। तो यहां पर फिर से हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखो इसको और इसको जीरो करना इसकी हेल्प से। ध्यान रखना, यहां पर देखिए, यहां पर हमने इसकी हेल्प से जीरो किया था, यहां पर हम इसकी हेल्प से जीरो करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा मैं? R3 में चेंज R3 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2। R4 में चेंज R4 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2। ये दो ऑपरेशन आपको लगाने हैं। तो इन दोनों को जैसे ही आप लगाएंगे ये दोनों जीरो बन जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 1 2 3
तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी जो कि ए के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो इसमें क्या है 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3, ये लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 1 1 है, तो 0 1 1 1, हाँ इसमें चेंज आएगा। देखो ये तो 0 बन जाएगा, तो 0 0 आएगा पहले, तो यहां पर 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा। अब यहां देखते हैं यहां पर क्या आएगा। देखो यहां पर क्या आएगा, है ना। देखो इसको हम 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये -2 बनेगा, तो -2 + 1 -1, -2 + 1 तो -1 बचेगा, तो यहां पर तो -1 आ गया। अच्छा आगे देखो -2, ठीक है। अब यहां पर -2 + 2 0 आएगा, तो अगला नंबर 0 है, तो ये 0 है ना। अब नीचे लास्ट में देखो ये 0 और ये 0 बन जाएगा, तो 0 0। आगे देखते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, R4 में चेंज कर रहे हैं, 2 R2 कर रहे हैं, तो यहां पर ये प्लस का 1 है और ये -2 बनेगा, तो -1 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, -1। और अगर इससे आगे मैं जाऊं, यहां पर ये -2 है और ये भी -2 बन जाएगा, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो -4 है। ये लीजिए, ये भी हमारा कैलकुलेशन हो गई। अब आगे बढ़ो। देखो अब हमें किसको 0 करना है, डायगोनल के नीचे कौन बचा है, ये डायगोनल है और ये 1 को 0 करना है बस, और हमारा काम खत्म। इसको 0 करना है, किसकी हेल्प से करना है, इसकी हेल्प से करना है भाई, इसकी हेल्प से। क्लियर है, चलिए तो इसको 0 कर देते हैं। क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R4 में से R3 को माइनस कर दीजिए, तो R4 में चेंज R4 माइनस R3, मतलब R4 में से आप माइनस कर देंगे R3 को, तो जैसे ही माइनस करेंगे आपका फाइनल इक्लियन फॉर्म आ जाएगी। तो अब हमारी यहां पर इक्लियन फॉर्म आएगी। देखिए पहली 3 रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 2 3, 0 1 1 1, 0 0 -1 0, और यहां पर देखो 0 0, -1 में से -1 करेंगे 0, और -4 में से -0 करेंगे तो -4 आएगा। एंड दिस इज द फाइनल इक्लियन फॉर्म। ये क्या है, ये आपकी है इक्लियन फॉर्म, दिस इज द इक्लियन फॉर्म। और आपको मालूम है इक्लियन फॉर्म को देख करके आप रैंक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की रैंक। तो अब यहां से आपको मैट्रिक्स की रैंक पता चल गई। ध्यान दीजिएगा, तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के इक्वल। यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है, देखो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। इसका मतलब मैट्रिक्स के चारों रो नॉन जीरो है, तो यहां पर इसकी रैंक कितनी आ गई, 4 आ। और मुझे एक बात बताओ, यहां पर अननोन कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल है यहां पर। तो इसका मतलब हमारी जो रैंक है वो किसके बराबर है, हमारी जो रैंक है वो 4 है। और ये 4 किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल के, या नंबर ऑफ अननोन भी आप लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देखो हमने रैंक निकाली और हमारी रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ रही है ना, नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम। अच्छा इसमें हमसे क्या पूछा था कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पजेस ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो पजेस नहीं करता है ना, तो आप यहाँ पर इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, भाई हमसे पूछा था, चेक करना था क्या इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो देखो नॉन ट्रिवियल तो नहीं है, नॉन ट्रिवियल के लिए रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए थी। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि भाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, तो मैंने यहां पर लिख दिया नो, द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या शॉर्ट में मैं केवल लिख देता हूं द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और क्या लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन, और क्या लिख सकते हैं, और जीरो सॉल्यूशन।
और जीरो सॉल्यूशन। तो मतलब इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, ये जिसको हम ट्रिवियल भी कह सकते हैं और जिसको हम जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन होगा क्या, तो इसमें कितने वेरिएबल है, 4, तो चारों वेरिएबल की वैल्यू आप जीरो लिख देंगे। अब ये कैलकुलेट नहीं करना आपको, सीधे जीरो लिखिए। x1 x2 भी जीरो आएगा, x3 भी जीरो आएगा और x4 भी जीरो आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस सॉल्यूशन को हम जीरो सॉल्यूशन क्यों कहते हैं। अब लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये कहां से आया, तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो आपकी ये इक्विलिब्रियम फॉर्म है, यहां से आपकी 4 इक्वेशन बनेगी। ये बनेगी x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इक्वल टू जीरो। एक यहां से बनेगी x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू जीरो। एक यहां से बनेगी माइनस x3 इक्वल टू जीरो और यहां से बनेगी माइनस x4 इक्वल टू जीरो। देखो माइनस 4x4 इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यहां से आपको x4 जीरो पता चल गया, यहां से आपको x3 जीरो पता चल गया। और जब आपका x4 और x3 जीरो है तो x2 भी जीरो हो जाएगा, और जब आपका x2 x3 x4 जीरो है तो x1 भी जीरो आएगा। तो आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको चलिए बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 इक्वेशन लिखने, एक इक्वेशन यहां से लिखेंगे कैसे, x x1 प्लस x2 इनके साथ मल्टीप्लाई करके x1 x2 2x3 और 3x3। ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे 4 इक्वेशन लिखेंगे आप। यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी, कितना बनेगा, x1, सॉरी x1 नहीं आएगा, x1 तो यहाँ पर जीरो है, x1 का कोफिशिएंट जीरो है, x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, ये x3 है, थर्ड कॉलम में x3 होगा, तो माइनस का x3 इक्वल टू जीरो। और एक इक्वेशन यहां से बनेगी माइनस का 4x4 इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान से दो, ध्यान दो यार। देखो यहां से आपको x4 जीरो मिल रहा है, यहां से आपको x3 जीरो मिल रहा है, तो x3 और x4 जीरो हो गए। जब आप यहां पर पुट करेंगे तो ये x3 x4 ये भी जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब x2 भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x2 भी जीरो है, x3 भी जीरो है, x4 भी जीरो है। तो जब आप इनको यहां पुट करेंगे तो x1 भी जीरो ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपकी इक्लियन फॉर्म है, इस इक्लियन फॉर्म को जब आप वापस देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको आप इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो आप उसको यहां पर लाके पुट कर दो, यहां पर लाके पुट कर दो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहां से आपकी 4 इक्वेशन बनेगी जो मैंने अब ये भी बताई है, और वहां से आपका x1 x2 x3 x4 क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन जब आपको पहले से ही पता है कि सारी वैल्यू जीरो है, तो क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बता दिया कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, जीरो सॉल्यूशन है। क्लियर है, आगे बढ़ते। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। और देखो ये 2024 में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसी में आया। देखिए लास्ट ईयर का जो आपका पेपर था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, बहुत सिंपल पेपर था, लेकिन स्टूडेंट को वो पेपर आसान नहीं लगा। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि लास्ट ईयर के पेपर में सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल और बहुत छोटे छोटे आए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम आए थे। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब जिनको स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस करता है या जिन क्वेश्चन को वो ज्यादा करके जाता है, वो क्वेश्चन कम थे, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा थे जिनको स्टूडेंट कम पढ़ता है। लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन थे। उसका एक एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली करके नहीं जाता है, वो सोचता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उससे पहले कभी पूछा नहीं गया। बात समझ में आ रही है। लेकिन लास्ट ईयर इस क्वेश्चन को दे दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि क्या करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको नहीं समझ में आया। देखिए जो स्टूडेंट पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के गया होगा, बेसिक को पढ़ के गया होगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ करके गया होगा या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सॉल्व करके गया होगा, उसको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन और 4 वेरिएबल है। मैंने आपको बताया है कि ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल 4 हो और इक्वेशन 3 हो। ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल 3 हो और इक्वेशन 4 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल भी 4 हो और इक्वेशन भी 4 हो, जैसा हमने अभी किया था। क्लियर है। चलिए अब इसको देखो जरा, इसमें 3 ही इक्वेशन है और वेरिएबल है 4। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं, x1
प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू में 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 इक्वल टू में 0। उसके बाद है 2x1 प्लस, देखो उसमें x2 नहीं है, लेकिन याद रखना है x2 नहीं भी है ना तो भी आप उसको लिखेंगे 0 के साथ में। भाई 0x2 लिख दिए, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। तो यहाँ पर x2 नहीं था इसलिए हमने x2 को लिख दिया 0x2 प्लस, उसके बाद x3 कितना है, हाँ x3 है 1x3 माइनस x4 इक्वल टू में 0। अब हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। देखो अगर आप यहाँ 0 करके लिखते हैं ना तो जब आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे ना तो वहां पर गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म, अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये लीजिए मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 1 1 2, ये सेकंड कॉलम में आएगा कितना 1 3 0 1 3 और 0। देखिए अगर मैं यहाँ पर x2 को नहीं लिखता तो कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और वो x3 के कोफिशिएंट को यहाँ लिख देते हैं 1, जो गलत हो जाता है। फिर उसके बाद x3 का कोफिशिएंट कितना है 1 2 और 1 1 2 और 1, और यहां पर है 1 4 और -1, ये लीजिए। और यहां पर वेरिएबल कितने हैं 4, x1 x2 x3 और x4 इज इक्वल टू 3 जीरो आएंगे 0 0 0, ये लीजिए दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। ये क्या है मैट्रिक्स फॉर्म। एक बार नंबर को क्रॉस चेक कर लेते हैं रो वाइज। देखो 1 1 1 1 1 है, चारों 1 है, ठीक है। 1 3 2 4 1 3 2 4 ये भी करेक्ट है। नाउ 2 0 1 एंड -1 करेक्ट एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है, आप देखना कितना छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर इक्वेशन कितनी है, सॉरी कितनी रो है इस मैट्रिक्स के अंदर, 3 रो है। हमें इसकी क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, सोचिए जरा कितनी हो सकती है इसकी मैक्सिमम रैंक। 1 1 1 1, उसके बाद 1 3 2 4 1 3 2 4 2 0 1 -1। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है। देखिए इसमें 3 ही रो हैं तो इसकी मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब रैंक नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं होती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में जो वैल्यू कम होती है रैंक हमेशा उसके बराबर या उससे कम आती है। तो इसमें रो 3 है कॉलम 4 है, इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो 3 या 3 से कम होगी, 4 तो कभी नहीं हो सकती। और इसमें वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल है, इसका मतलब रैंक हमेशा वेरिएबल से कम रहेगी। तो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर रैंक कभी भी 4 नहीं आ सकती और वेरिएबल 4 है। तो ध्यान रखना अगर वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा, कंफर्म है। क्लियर है, आगे बढ़ते चलिए इसकी रैंक निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है इसके रैंक निकालने के लिए 1 1 2 1 3 0 1 2 1 1 4 -1, हमें इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है क्योंकि ये हमारा डायगोनल है। अब ध्यान देना यहाँ पर 3/4 के मैट्रिक्स है तो आपको स्टार्टिंग की 3/3 मैट्रिक्स लेनी है और उसमें देखना डायगोनल कहाँ पर है और डायगोनल के नीचे वाले नंबर को 0 बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, 2 ऑपरेशन लगेंगे। तो मैं ऑपरेशन राइट साइड में ही लिख देता हूँ, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, स्पेस है। R2 में चेंज R2 प्लस -R1, मतलब सीधे सीधे R2 में से R1 को माइनस कर दो। उसके बाद R3 में चेंज R3 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। इन दोनों ऑपरेशन को जैसे ही आप लगाएंगे आपके ये दोनों 0 बन जाएंगे और आपको न्यू मैट्रिक्स मिलेगी। और जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो इसी के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। देखिए 1 1 1 1,
उसके बाद अब हमें क्या करना, R2 में से R1 को माइनस करना, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 और 4 माइनस 1 3। आगे चलते हैं थर्ड रो में। देखिए थर्ड रो हमारी क्या है, 2 0 1 माइनस 1। हमें इसमें क्या ऐड करना, माइनस का 2R1। तो देखिए -2 यानी कि -2 -2 -2 -2 ऐड कर दीजिए, ये 0, ये -2, ये -1, ये -3। तो 0 -2 -1 -3 ये आ गया। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। चलिए अब इसके आगे क्या करना है, अब हमें यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारा डायगोनल है, तो हमें इस -2 को 0 और बनाना है ना, इसको 0 हमें और बनाना है। देखो यहां पर हमने 0 बनाया था इसकी हेल्प से, और यहां पर हम 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। अब इसको 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, बिना 1 बनाए 0 बन रहा है, तो 1 बनाना कंपलसरी नहीं होता इक्लियन फॉर्म में, क्लियर है। तो यहां पर सीधे सीधे R3 में से R2 को मैं माइनस कर देता हूं, तो यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस R2। तो R3 में चेंज R3 माइनस R2 है ना, R3 में चेंज R3 माइनस R2 कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से भाई, A इज इक्विवेलेंट टू ध्यान से देखो, पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 है, तो फर्स्ट रो में तो 1 1 1 1। सेकंड रो में क्या है भाई, 0 2 1 3 0 2 1 3। और थर्ड रो में देखो, यहाँ 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है, एक मिनट, हमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मैंने माइनस भी लिख दिया है भाई, प्लस माइनस का साइन है ना, तो सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड करना है। R3 प्लस R2 करने पर 0 बन जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, और देखो ये तीनों 0 बन जाएंगे, ये भी 0 बनेगा, ये भी बनेगा, तो इसकी रैंक तो और कम हो गई, ये पूरी रो 0 बन गई। इसकी रैंक तो 3 से भी कम हो गई, कितनी रैंक हो गई, 2, क्योंकि दो ही नॉन जीरो रो है, कितनी है, 2 नॉन जीरो रो। तो यहां से हम इस मैट्रिक्स की रैंक लिख सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक है 2। और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर 4 है, कितने हैं, 4 है। तो जो रैंक आई है हमारी, दिस इज द लेस देन नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन। तो हमारी रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, कम है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, या जिसको हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि हमारा कौन सा केस बना है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। और यहां पर हमें कितने कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, देखो हमारे पास वेरिएबल 4 है, रैंक हमारी 2 आई है, तो हमें 2 कांस्टेंट मानने पड़ेंगे, है ना। चलिए, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, चलिए यहां पर इनफाइनाइट छूट गया, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें कांस्टेंट कंसीडर्ड करने होंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर इक्वेशन लिख लेता हूं। देखो जरा, अब यहां पर ध्यान से देखो इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी। देखिए यहां पर 1 1 1 1 लिखा है, आपको कुछ नहीं करना, इसको देखो, ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का है, ये x3 का है, ये x4 का है। तो यहां पर आपके पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो आप डायरेक्ट लिखो, आप अगर प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पर जो आपकी मैट्रिक्स आई ना इक्लियन फॉर्म, उसको लाके यहां पुट कर दो, उसके बाद यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी। लेकिन बिना मतलब के स्टेप पड़ जाएंगे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखो, ये किसका कोएफिशिएंट है, x2 का, x3 x4, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी 2x2 प्लस x3
प्लस 3x4 इक्वल टू में 0। बस दो ही इक्वेशन बन सकती है, एक यहां से और एक यहां से। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है। इनको हमें क्या करना है? सॉल्व। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, लेट। अब देखो किसको मानते हैं यहाँ पर, आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, x2 x3 x4 में से किसी को भी, दो को मानना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि लेट x3 इज इक्वल टू k1 और x4 इज इक्वल टू k2। मैंने x3 को k1 मान लिया, x4 को k2 मान लिया। तो अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो देखो अब क्या आएगा, ध्यान से सोचो जरा। यहाँ पर x3 k1 है, ये k1 है और ये k2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो फ्रॉम टू यहां पर दो वैल्यू हम एज्यूम कर चुके हैं और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा। कौन कौन सा? एक सॉल्यूशन तो ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा। क्लियर है? आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर आप x3 और x4 को यहां पुट कर दे तो कितना आएगा? 2x2 प्लस x3। अच्छा, x3 को पुट करना है। x3 कितना है? k1 प्लस x4 कितना है? k2। तो कितना आएगा? 3k2 इक्वल टू में 0। यहां से x2 निकल जाएगा, तो यहां से x2 कितना आएगा? x2 इज इक्वल टू, देखो ये दोनों उधर जाएंगे तो -1/2 k1 प्लस 3k2। पहला आंसर आपका ये आ गया। समझ में आया कैसे आया? देखिए आप क्या करेंगे, k1 और 3k2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, दोनों में से माइनस बाहर कॉमन रहेगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो माइनस का 1/2 और k1 प्लस 3k2 आ जाएगा। सिमिलरली अब अगर आप x3 को, x4 को और x2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, कहां पुट कर दें? 1 में। नाउ पुट, चलिए मैं यहां पर भी ऐसे लिख देता हूं। यहां पर हमने क्या किया था? पुट x3 एंड x4 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया था। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? पुट x1 x2 x3, सॉरी क्या क्या पुट कर रहे हैं? x3 और x4 और x2। पुट x2 x3 एंड x4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप 1 में पुट करेंगे तो यहां से आपको x1 मिल जाएगा और x1 कितना आएगा? देखो आप पुट करके देखिए, मैं यहां पर स्पेस नहीं है, रफ में पुट कर लेता हूं। देखो x1 ये x2 है, x3 है, x4 है। तो x1 हमारे पास ये, मैं यहां पर पुट कर देता हूं x1 कितना? -1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो माइनस का 1/2 k1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/2 k2, और ये पुट कर रहा है x2 को, x3 कितना है? k1, और वो कितना है? k2। तो ये आ गया आपके पास k1 और ये आ गया आपके पास k2, 1 में पुट करके। अब यहां पर देखो जरा, k1 k2, हाँ ये आपका 2k1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सॉरी, हाँ देखो k1 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का हाफ k1 बचेगा और यहां पर माइनस का हाफ k1 बचेगा, तो इस k2 बचेगा, तो इसका मतलब हाफ कॉमन आ जाएगा। हाफ क्या आ जाएगा? कॉमन। और यहां पर आपके पास आ जाएगा ये k1 माइनस k2। चेक कर लिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, k1 में से हाफ k1 माइनस करेंगे तो प्लस का हाफ k1 बचेगा, और यहाँ पर k2 में से -3/2 k2 करेंगे तो माइनस का हाफ k2 बचेगा। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, है ना? तो यहाँ पर देखो कितनी इक्वेशन थी? 3। आपको इनको सॉल्व करना था। ये 7 मार्क्स में पूछा गया था 2024 में, और आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा है। कोई बहुत मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस को लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो 3 इक्वेशन हमारे पास हैं। फर्स्ट है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू में 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू में 0। और फोर्थ इक्वेशन है
4x प्लस 3y एंड प्लस के जेड इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि के की वैल्यू निकालिए सच दैट द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ये जो होमोजीनियस सिस्टम है हमारा लीनियर इक्वेशन का, इसका जो सॉल्यूशन है वो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू कितनी होगी, नॉन ट्रिवियल है तो के की वैल्यू कितनी होगी, और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को भी फाइंड करिए। बात समझ में आ रही है? चलिए तो सबसे पहले तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स फॉर्म, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए क्या मैट्रिक्स बनेगी, कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है तो 3 रो आएंगी, वेरिएबल भी 3 है तो कॉलम भी 3 आएंगे, इसका मतलब 3 by 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर 2 1 4 2 1 4, उसके बाद 1 1 3 1 1 3 2 3 2 3 और के 2 3 एंड के, ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, सॉरी अब यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। तो ये तो होगी इसके मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो ध्यान से एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3 4 3 के 4 3 के, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां से हमें क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना है, ए मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए कितनी है, ए इज इक्वल टू 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 4 3 के 4 3 के, ये हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर की एक गिवन मैट्रिक्स है। अब हमें करना क्या है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें हमें करना क्या है, इसकी रैंक निकालनी है। तो इसकी रैंक निकालने के लिए हमें इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ये डायगोनल है और इसको भी 0 बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। अब देखो इसको हम डायरेक्ट 0 बनाते हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करके और इसमें से माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी 0 बन जाएगा। या अगर आप सिंपल चाहते हैं कि एकदम सिंपल हमें करना है तो आप एक काम करिए, पहले इस 1 को ऊपर ले जाते हैं, तो हम इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो R1 इंटरचेंज विद R2, इससे फायदा क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, ये न्यू मैट्रिक्स 1 1 3 ऊपर आ जाएगा 1 1 3 और 2 1 2 नीचे आ जाएगा 2 1 2, और इसमें कोई चेंज नहीं है 4 3 के, ये लीजिए। अब क्या करें, अब हम इसको और इसको 0 बनाते हैं इस 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से नीचे वाले दोनों 0 बनाते हैं। अब देखिए क्या ऑपरेशन लगेगा, तो यहां पर R2 में चेंज करेंगे और R2 में देखिए इसको 0 बनाना है तो इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा, तो R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1, फिर इस R3 में चेंज करेंगे और R3 प्लस, देखो इसमें -4 ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई करिए तो -4 टाइम्स ऑफ R1। बस ये दोनों ऑपरेशन आप लगा देंगे तो आपके दोनों नंबर एक साथ 0 बन जाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी ए, उसकी फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, 1 1 3 रहेगा, तो 1 1 3। सेकेंड रो ध्यान दो, सेकेंड रो 2 1 2 है तो ये तो 0 ही बन जाएगा, ये 0। अब यहां पर देखो ये -2 से इसमें मल्टीप्लाई करना, ये -2 + 1 -1, उसके बाद -6 और +2 -4, तो यहां पर -4 आए। आगे बढ़ ना, ये 0 बनेगा। अब यहां पर -4 × 1 -4 रहेगा और ये +3 तो -1 बचेगा, -1 बच गया। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये k है और ये -4 × 3 -12 यानी कि k -12 आएगा यहाँ पर, k -12। अब क्या करना है, देखो हमारा ये डायगोनल है तो हमें डायगोनल के नीचे अभी एक नंबर और दिखाई दे रहा है -1,
इसको 0 बनाएंगे इस ऊपर वाले -1 की हेल्प से, तो डायरेक्ट बना देते हैं। R3 में चेंज R3 प्लस, देखो माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का R2, तो R3 में से R2 को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। यहां पर इक्विवेलेंट का साइन लगाना है। चलिए, तो जो हमारी न्यू मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान से देखो। पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 3, 0 -1 -4, 0 0, और यहां पर यह आ जाएगा k-8। देखो k-8 कैसे आ रहा है, k-12 में से माइनस करेंगे 4 को तो वो +4 बन जाएगा, k-8 बचेगा। और ये हमारी इक्लियन फॉर्म आ चुकी है। दिस इज द इक्लियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, इक्लियन फॉर्म है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि k की वैल्यू बतानी है। कब बतानी है, जब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट पार्ट में ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, है ना। जीरो सॉल्यूशन कब होता है, जब आपकी मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हुई, इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 होगी तो इसमें क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी रैंक 3 कब आएगी। देखो ये इक्लियन फॉर्म है, ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। क्या ये नॉन जीरो रो होगी, तो ये नॉन जीरो रो होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है। अगर इसकी वैल्यू, अगर k की वैल्यू 8 हुई, अगर k की वैल्यू हुई 8, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा और रैंक हो जाएगी 2 और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन ट्रिवियल। तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब k की वैल्यू 8 नहीं होगी, क्योंकि अगर k 8 के बराबर नहीं होगा तो ये कभी भी 0 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाएगी और आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे नाउ, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट। तो फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर आप चाहते हैं कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल हो, है ना, तो अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल है तो इसका मतलब हमारा जो ये k-8 आ रहा है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब k इज नॉट इक्वल टू 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है k नॉट इक्वल टू 8। बात समझ में आ गई। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा ट्रिवियल होगा अगर k की वैल्यू 8 नहीं होगी। कि 8 के अलावा कुछ भी हो सकती है, हमेशा नॉन ट्रिवियल रहेगा, बस 8 नहीं होनी चाहिए, 8 नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पे। नाउ अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल कब होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सीधी सी बात है। अगर k-8, भाई नॉन ट्रिवियल कब होगा, जब इसकी रैंक 3 से कम होगी। इसका मतलब k-8 कितना होना चाहिए, 0। तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब k-8 0 के बराबर होगा। इसका मतलब k 8 के बराबर होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि k 8 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हमसे और भी पूछा है, ये तो दो पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब इन्होंने कहा कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करिए यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो नॉन ट्रिवियल कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स में k की वैल्यू को 8 पुट करना पड़ेगा। तो आइए इसमें k की वैल्यू को 8 पुट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। भाई आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को कैलकुलेट भी करना है, कैलकुलेट भी करना है। तो क्या करेंगे देखो, नाउ पुट k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8 कहां पर पुट करना है, इस इक्लियन फॉर्म में। तो पुट k इक्वल टू 8 इन इक्लियन फॉर्म। इक्लियन फॉर्म में k की वैल्यू को आप पुट कर देंगे। देखिए पुट करने से आपको क्या मिलेगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जो इक्लियन फॉर्म आ रही थी ये 0 हो जाएगी, नीचे वाली रो 1 1 3 1 1 3। सेकेंड रो क्या थी, 0 -1 -4, 0 -1 -4, 0 -1 -4 और लास्ट रो में आएगा 0 0 0 0 पुट कर देगा।
ये हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म आ गई फाइनल, के की वैल्यू को पुट करने के बाद। अब हमसे क्या कहा गया कि इसका सॉल्यूशन निकालना, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, यहां से आ जाएगा। देखो ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो एक्स इंटू वन एक्स प्लस वाई इंटू वन वाई प्लस थ्री इंटू जेड थ्री, जेड इक्वल टू में जीरो। दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, ये किसका कोफिशिएंट है, वाई का, तो माइनस वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू में जीरो। अब यहां पर जरा ध्यान दो, रैंक कितनी है इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की रैंक है 2, के को 8 पुट करने के बाद, और वेरिएबल है 3, तो इसका मतलब 3 माइनस 2 कितना आया 1। तो आपको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर कंसीडर करने पड़ेंगे, एक। तो मैं यहां पर मान लेता हूं लेट z इक्वल टू के, हमने यहां पर z को क्या मान लिया, के मान लिया। तो अगर मैं z इक्वल टू के इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो यहां से देखो कितना आएगा, अगर मैं यहां पर k पुट कर दूंगा तो यहां से मुझे y की वैल्यू माइनस 4k मिलेगी। तो z के हो गया, y माइनस 4k हो गया, है ना। अब इस z को और y को यहां पर पुट करिए, तो देखो यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर माइनस का 4k और ये प्लस का 3k, तो ये माइनस का k बचेगा, इसका मतलब x की वैल्यू भी k आएगी। तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का। बोलो बात समझ में आ रही है, दिस इज द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस तरीके से आप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहां पर अब आपको कोई समझने में दिक्कत आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आसान तरीका होता है वो डिटर्मिनेंट मेथड होता है। जैसे हमने रैंक कैलकुलेट की थी डिटर्मिनेंट मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है हमारे पास, हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल है मतलब इसकी जो रैंक होगी, इसकी जो रैंक होगी वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी। और हमसे कहा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको हर एक केस में सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इस टाइप के दो क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं, उन दोनों को भी आप जरूर सॉल्व करें। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले सिस्टम को। देखिए ध्यान से लिखेंगे, लैम्डा माइनस 1 एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 वाई, ये वाई का कोफिशिएंट है, प्लस 2 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, लैम्डा माइनस 1 एक्स प्लस, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखने में लग रहा है बस टफ है, 4 लैम्डा माइनस 2 वाई प्लस लैम्डा प्लस 3 जेड इक्वल टू में 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 वाई प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1 जेड इक्वल टू में 0। चलिए अब हम यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहले किस में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए पहले मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए क्या बनेंगे इक्वेशन। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आएगा लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 और 2। फिर y का कोफिशिएंट सेकंड रो में आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 1, सॉरी 4 लैम्डा माइनस 2 और 3 लैम्डा प्लस 1। उसके बाद थर्ड कॉलम 2 लैम्डा प्लस 3 एंड 3। मैं इसको देखो, ये 3 लैम्डा माइनस 1 है, 3 लैम्डा माइनस 1 या, तो ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स बनी यहाँ पर। और वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 0 0 0। ये लीजिए, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहां से हमें
मैट्रिक्स ए की रैंक कैलकुलेट करते हैं हम। ये हमारा तरीका क्या है कि मैट्रिक्स ए की रैंक को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर मैं मैट्रिक्स ए को सेपरेट लिख लेता हूं। ए इज इक्वल टू 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा माइनस वन और 2, फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम क्या है, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 2 और 3 लैम्डा प्लस 1। थर्ड कॉलम है 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 और 3 लैम्डा माइनस 3। ये आ गया, दिस इज द मैट्रिक्स। हमें इसकी रैंक निकालनी है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ लैम्डा ज्यादा ही प्लेस जगह पर आ रहा है ना। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं सही है कि नहीं है। लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा, देखो यहाँ पर 2 लैम्डा है ना। इसका मतलब मैंने यहाँ भी 2 लैम्डा नहीं लिखा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 3, ठीक। 2, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 3, अब करेक्ट है। हमें इसकी रैंक निकालनी है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी रैंक निकालेंगे तो हमें इसको इक्विवेलेंट फॉर्म को में कन्वर्ट करने में बहुत समस्या आएगी। देखो भाई इसको जीरो करना है, चलो इसको जीरो कर लेंगे इसकी हेल्प से आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो नहीं हो पाएगा, एक ये तो जीरो हो जाएगा, बाकी को जीरो करना बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट मेथड। देखो कैसे, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है। भाई नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि इसकी जो रैंक होगी वो रैंक 3 से कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होगा जब इसकी रैंक 3 से कम हो। इसका मतलब रैंक क्या होगी, 2। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3 by 3 की। और आप अब याद करिए डिटर्मिनेंट मेथड। अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है और हमें उसकी रैंक निकालनी है डिटरमिनेंट मेथड से, तो हम क्या करते थे, उस 3 by 3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते थे। अगर वो डिटरमिनेंट 0 आता था तो हम कहते थे उसकी रैंक 3 से कम होगी। अब इस चीज को हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी 3 by 3 मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है, इसका मतलब उसका 3 by 3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही, क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अब ध्यान देना, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। बात समझ में आ रही है, क्यों होगा 0? क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है इसकी रैंक 3 से कम होगी, और रैंक अगर 3 से कम हुई तो डिटरमिनेंट मेथड से इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पर इस मैट्रिक्स का बना देता हूं डिटरमिनेंट लैम्डा-1, लैम्डा-1 और 2, 3 लैम्डा+1, 4 लैम्डा-2, 4 लैम्डा-2, 3 लैम्डा+1, 2 लैम्डा, लैम्डा+3, 3 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको 12th की याद जरूर आएगी, है ना। क्लास 12th में आपने डिटरमिनेंट नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। मैट्रिक्स के बाद हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, याद आ रहा है, इसी टाइप के होते हैं। लेकिन यहां पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वहां पर तो आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत लेंथी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है, एकदम इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो इसको हम डायरेक्ट तो ओपन कर नहीं सकते भाई, हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, जिसको शायद आप कर भी नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा करना। तो फिर क्या करें, कैसे कर सकते हैं हम इसको? अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए कैसे कर सकते हैं, इसमें हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। देखो मैट्रिक्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं और हमें आते भी हैं, है ना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में लगते हैं ना, वही ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमिनेंट में भी लगभग अप्लाई हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक अंतर है। एक अंतर यह है कि डिटरमिनेंट में आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और
रो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आ गई? जबकि हम इनवर्स निकालते समय ऐसा नहीं कर सकते, हम इक्विलिब्रियम फॉर्म बनाते समय ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, बस वो आप कर लेंगे ना तो सफिशिएंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखो बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचें इसको सिंप्लीफाई करने की, तो देखो कितनी आसानी से आप सोच सकते हैं। देखो देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। अगर आप इन तीनों कॉलम को ऐड कर दें, मतलब आप C1 कॉलम में चेंज करें और C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लगा सकते हैं ना। हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा है कि हम कोई भी दो रो को ऐड कर सकते हैं, जैसे हम कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, C1 में चेंज C1 प्लस C2 कर सकते हैं, तो C1 में चेंज C1 प्लस C2। इसी तरह से यहां भी कर सकते हैं, C1 में चेंज C1 प्लस C2, और अगले स्टेप में जाके C3 और ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक साथ C1 में चेंज कर सकते हैं और तीनों कॉलम को एक साथ ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर देखो मुझे फायदा क्या होगा, अगर मैं इन तीनों कॉलम को ऐड कर दूं, देखो आपको यहां पर क्या मिलेगा। देखो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो -1 से +1 तो कट जाएगा, ये लैम्डा 3 लैम्डा और 2 लैम्डा कितना हो गया, 6 लैम्डा हो गया। अब इसको ऐड करो आप, देखो 4 लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 6 लैम्डा, और -1 -2 -3 +3 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी इनको ऐड करके 6 लैम्डा आएगा, इनको ऐड करके भी 6 लैम्डा आएगा, और इनको ऐड करके भी 6 लैम्डा आएगा, और आपके पूरे के पूरे कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 6 लैम्डा आ जाएगा, जिसके बाद 0 बनाना हो जाएगा आसान। तो यहां पर आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा, बस आपको इतना याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, C1 में मैं करूंगा चेंज, और C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए आप ऐसा हो सकता है कि सोच रहे हो कि सर हमने जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा तो वहां पर तो हमने तीनों को कभी एक साथ ऐड नहीं करा, ना ही हमने तीनों रो को कभी एक साथ ऐड करा। देखो कोई, मैं आपको बता दूं हमारा वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R1 में चेंज R1 प्लस R2, इस तरह से तो हम बहुत बार करते हैं ना, यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ R2 हो गया, करते हैं कि नहीं करते। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक स्टेप में R1 प्लस R2 को ऐड करके R1 में लिख देता हूं, फिर अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, R1 में चेंज R1 में चेंज R1 प्लस R3 कर देता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, देखो R1 में R1 प्लस R2 तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, अब ये R3 भी आके ऐड हो गया, तो कहने का मतलब ये R1 R2 R3 तीनों ऐड हो चुके हैं। तो हमें क्या है, मैट्रिक्स में ऐसी कहीं पर जरूरत नहीं पड़ी तीनों को ऐड करने की, वरना हम तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। तो आप तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने तीनों को एक साथ ही ऐड कर दिया। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप 2 स्टेप में काम को कर लेना। एक स्टेप में आप इसको और इसको ऐड करना, फिर अगले स्टेप में जाके C1 और C3 को ऐड कर देना, बात तो एक ही है। चलिए, तो देखो क्या मिलेगा, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना है, गलती मत कर देना, डिटर्मिनेंट चल रहा है यहाँ पर। अब तो ये 6 लैम्डा आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, 6 लैम्डा एंड 6 लैम्डा। बाकी C2 कॉलम सेम है, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 2, और 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 3, और 3 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा माइनस 3, ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझिए, ये 6 लैम्डा पूरे कॉलम में आ रहा है। और डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं कि डिटर्मिनेंट में देखो, आप मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर से जब आप कॉमन लेते हैं तो आपको मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सब में से कॉमन लेना पड़ता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में आप या तो किसी कॉलम से कॉमन लेते हैं या रो से लेते हैं। मतलब यहां पर आप जब कॉमन लेंगे तो आप एक कॉलम या एक रो या फिर एक कॉलम से लेंगे। अगर आप तीनों कॉलम से कॉमन लेना चाहते हैं तो आपको 3 कॉमन लेने पड़ेंगे।
जबकि मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में से केवल एक ही कॉमन आता है, जबकि डिटरमिनेंट के केस में आपका कॉमन रो या कॉलम से आता है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, नाउ टेकिंग कॉमन, टेकिंग 6 लैम्डा कॉमन फ्रॉम C1। आप C1 में से 6 लैम्डा को कॉमन ले लीजिए, 6 लैम्डा को कॉमन, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा आ गया कॉमन और यहां बचेगा 1 1 एंड 1। क्लियर है, बाकी ये सेम रहेगा। 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 2 एंड 3 लैम्डा प्लस 1। यहां पर आ जाते हैं 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस 3 और 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब देखो जरा, अब यहां पर फिर से ऑपरेशन लगाएंगे। देखो अब इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बना लेते हैं। तो यहां पर दो ऑपरेशन में लगा देता हूं, R2 में चेंज, R2 में चेंज और सीधे यहां पर R2 में से माइनस कर देते हैं R1 को, R3 में चेंज और सीधे R3 में से माइनस कर देते हैं R1 को। ये दो ऑपरेशन यहां पर आप परफॉर्म कर दीजिए और यहां से ये डिटरमिनेंट आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए डिटरमिनेंट कभी भी आपको इस तरह से अगर दिखाई दे तो पहले कोशिश करिए कि ये सिंप्लीफाई हो जाए और उसके बाद आप ओपन करिए। देखिए एक तरीका ये भी है कि आपको अगर कुछ ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए तो इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, है ना। भाई यहाँ पर एक बड़ी सी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना और जब क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहां पर ये आ जाएगा। अब देखो तो 6 लैम्डा तो मेरा कॉमन है बाहर, 6 लैम्डा कॉमन है। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 3 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा। चलिए सेकंड रो ये 0 बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4 लैम्डा से 3 लैम्डा माइनस होगा, कितना बचेगा, 1 लैम्डा बचेगा। -2 -1 हो जाएगा तो लैम्डा -3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो लैम्डा में से 2 लैम्डा माइनस करेंगे तो माइनस लैम्डा और प्लस का 3 बचेगा, माइनस का लैम्डा और प्लस का 3 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो ये तो 0 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि सेम लिखा है, तो ये 0 आएगा। और उसके बाद जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा और -3, तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा -3 एंड इज इक्वल टू 0। नाउ एक्सपेंड, अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। और मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड हमेशा उस रो या उस कॉलम के अलाउंग करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो इस कॉलम में मैक्सिमम 0 है, हम इसके अलाउंग करेंगे। एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1, C1 के अलाउंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो 6 लैम्डा तो मेरा पहले से ही बाहर है ना। अब अंदर देखो, इस C1 के अलाउंग ये 1 आएगा और 1 आप जानते हैं 1 का साइन तो यहां पर पॉजिटिव रहता है। अब इसको आप हटा देंगे और इसको हटा देंगे। देखिए ये 1 जिस कॉलम में उसको हटा देंगे और जिस रो में उसको हटा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि लैम्डा -3 का मल्टीप्लाई लैम्डा -3 के साथ होगा और ये आ जाएगा 0 और इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपको इसके भाई आपने फर्स्ट कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसको और इसको लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये दोनों तो 0 है। बात समझ में आ गई, हो गया एक्सपेंड। बस हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा इंटू लैम्डा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको और ऐसे लिख सकते हैं 6 लैम्डा, लैम्डा -3, ऐसे भी आप लिखना चाहें, चलिए ऐसे यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूं। देखो 6 लैम्डा, लैम्डा -3 और लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, 0,3। 3 दो बार है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप 3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो सेम रूट है। तो 0,3 यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो हमसे एक पार्ट तो हमारा हो गया, हमसे कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा हमने फाइंड कर लिया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। अब इन्होंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन इन ईच केस। ईच केस का मतलब है आपको लैम्डा की दोनों वैल्यू के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच केस। तो अब यहां पर मुझे
स्लाइड को ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब आपको करना क्या है ना। चलिए देखो करना क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस है हमारा जब लैम्डा 0 है, तो केस 1, केस 1 ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने डीपीपी में भी दे रखे हैं। तो केस 1 क्या है भाई, लैम्डा इक्वल टू 0। तो केस 1 है हमारा व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट केस है। अब जरा ध्यान से समझिए क्या करना है, इस लैम्डा को उठा करके आपको अपनी मैट्रिक्स में पुट करना है, मतलब आपको दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्स वाई जेड के लिए। तो लैम्डा को कहां पुट करेंगे, मैट्रिक्स ए में पुट करेंगे व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखो आपको यहां पर 0 पुट करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स में। तो कितना आएगा, जब आप लैम्डा को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 -1 2। तो मैट्रिक्स ए कितनी आएगी आपके पास, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ए आपके पास आ जाएगी -1 और 2। आगे बढ़ते हैं, -1 -2, यहां पर 0 पुट करना है तो 1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1। और आगे चलते हैं, अब यहां पर पुट करो तो ये कितना आएगा, 0 3 -3 0 3 -3, तो 0 3 एंड -3। देखो हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई। तो जब आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल गई 0, अब आप ऐसा सोचिए कि आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, आप इन तीनों इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद ये तीनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे इक्वेशन, और उन सिंप्लीफाई इक्वेशन से जब आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स ए यही तो आएगी। मुझे लगता है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्योंकि सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड निकालना है, तो अब आपको इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई भाई, सॉल्व करने का तरीका तो वही होगा ना। तो हमें क्या करना है, यहां पर पहले 1 के नीचे इन दोनों को 0 बनाना है, तो डायरेक्ट 0 बना दीजिए। R2 में चेंज, R2 में से सीधे अगर आप R1 को माइनस कर दें 0 बन जाएगा। R3 में चेंज, R3 में अगर आप 2 टाइम्स ऑफ R1 ऐड कर दें तो ये भी 0 बन जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। चलिए, तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, जो ए के ही इक्विवेलेंट होगी, ध्यान दीजिए क्या आएगी। तो यहां पर फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, -1 1 0। सेकेंड रो ये 0 बनेगा क्योंकि हमें इसमें से इसको माइनस करना है, ये -3 आ जाएगा और ये 3 आएगा ना। अब देखो आपको इसमें ऐड करना है इसका 2 टाइम्स, तो ये 0 आएगा, इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा और ये -3 आएगा। क्लियर है। अब क्या करें, अब यहां पर एक बार और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर कैसे 0 बनेगा, ये सिंपल है। R3 में देखो, 3 में -3 को ऐड कर दो, तो R3 में R2 को ऐड कर दीजिए। R3 में R2 को ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। देखिए कितना आएगा, अब यहां पर ध्यान दें, तो ये 0 बन जाएगा ये, और ये भी 0 बन जाएगा, दोनों 0 बन जाएंगे नीचे वाले। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, न्यू मैट्रिक्स जो आएगी उसमें क्या आएगा, देखो यहां पर -1 +1 और 0, -1 +1 और 0 0 -3 एंड +3, और यहां पर ये बन जाएंगे दोनों 0 0 0। ये लीजिए हो गया, आ गई इक्विलिब्रियम फॉर्म। दिस इज द इक्विलिब्रियम फॉर्म। क्या है ये, इक्विलिब्रियम फॉर्म है, ये है इक्विलिब्रियम फॉर्म। अब क्या करें, इक्विलिब्रियम फॉर्म तो हमने बना दिया, अब क्या करें, देखो अब यहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहां पर जो रैंक आ रही है मैट्रिक्स की वो 2 आ रही है, और वेरिएबल कितने हैं, 3 है ना। तो रैंक जो है वो आपकी कितनी है, 2। तो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है, जो कि लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन से क्या है, लेस देन है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल। अब मैं यहां पर इक्वेशन लिखूंगा, देखिए दो इक्वेशन आएंगे, ये x का कोफिशिएंट है तो -x, ये y का कोफिशिएंट है तो +y इक्वल टू में 0। दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, ये y का कोफिशिएंट है तो -3y + 3z का कोफिशिएंट है इक्वल टू 0।
अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है, और वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर मान लेते हैं लेट z इक्वल टू के। मैं यहां पर z की वैल्यू को क्या मान लेता हूं, k मान लेता हूं। तो अगर हम z को k एज्यूम कर लें, देखो अगर मैं z को k एज्यूम कर लूं तो ये प्लस का 3k बनेगा और ये माइनस का 3y है। तो यहां से y की वैल्यू भी k आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k। तो देखो z भी k है, y भी k है ना। तो y की वैल्यू अगर k है और मैं यहां पर पुट करूं तो x भी k आएगा, x भी क्या आएगा, k आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप यहां पर 1 एंड 2 का यूज करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप जब z को k पुट करेंगे यहां पर तो y भी k आएगा, और फिर जब आप y को यहां k पुट करेंगे तो x भी k आएगा। तो यहां से अगर मैं फाइनली अपना आंसर लिखूं तो मेरे पास x भी k आ रहा है, y भी k आ रहा है और z भी k आ रहा है, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आया कंप्लीट सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते, अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पर, केस नंबर 2 क्या, लैम्डा इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, केस 3, केस 3 में लैम्डा की वैल्यू कितनी है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब मुझे वापस लैम्डा की जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन में पुट नहीं करूंगा, सीधे मैट्रिक्स में पुट कर देता हूं। तो चलिए मैट्रिक्स में देखते हैं क्या आएगा। वापस आते हैं, यहां देखो, अगर मैं यहां पर 3 पुट करूं तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, यानी कि यहां पर भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, और ये पहले से 2 है। इधर देख लेते हैं, अगर मैं यहां 3 पुट करूं तो ये 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, क्योंकि 12 माइनस 2 10 आएगा, और ये भी 10 आएगा। अच्छा इधर कितना आएगा, अगर मैं यहां पर 3 पुट करूं तो ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, ये, इसका मतलब यहां पर 2 10 6, 2 10 6। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ए, तो ए मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 है, सेकंड कॉलम में 10 है, और थर्ड कॉलम में 6 है। तो इसकी रैंक तो 1 आएगी, इसकी रैंक कितनी आएगी, 1। देखो कैसे, भाई आपको क्या करना है, इसको और इसको 0 बनाना है, और आपको इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये 0 बन जाएंगे, है ना। आपको इसको और इसको क्या बनाना है, 0, इस 2 की हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन लिखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, R2 में चेंज, R2 में आपको माइनस कर देना है R1 को, सेम R3 में चेंज, R3 में से माइनस कर देंगे R1 को, और जैसे ही आप ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे आपको न्यू मैट्रिक्स मिलेगी जो कि इक्विवेलेंट होगी। देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 2 10 और 6, और ये 0। देखो 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0 0 0। ये लीजिए आ गई इक्लियन फॉर्म। अब मुझे बताओ इस इक्लियन फॉर्म में कितनी नॉन जीरो रो है, एक है। इसका मतलब मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 1। तो यहां से हमारी मैट्रिक्स की रैंक आ जाएगी 1, और 1 क्या है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, लेस देन नंबर ऑफ अननोन। इसका मतलब अगेन हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो यहां पर भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। बात समझ में आ गई। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो कितने कांस्टेंट लेंगे, देखो यहां पर मैट्रिक्स की रैंक 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो आपको 2 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, है ना। 2 कांस्टेंट आपको यहां पर लेने पड़ेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, यहां पर एक ही इक्वेशन बनेगी बस, 2x, देखो ये x का कोफिशिएंट है, y का z का, 2x प्लस 10y और प्लस 6z इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट मानने पड़ेंगे। लेट मान लेता हूं मैं, लेट कि y की वैल्यू हमने मान ली k1 और z की वैल्यू हमने मान ली k2। तो अगर y और z k1 है, ये k1 है और ये k2 है, और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो जब आप यहां पर इन दोनों वैल्यू को पुट y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब आप इनको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर पुट करके देखिए, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 10y यानी कि 10k1
और 6k2। तो यहां से जब आप x निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5k1 प्लस 3k2। तो ये आपके सारे आंसर आ चुके हैं ना। तो एक आंसर ये रहा आपका, एक आंसर ये रहा y इक्वल टू k1, दूसरा आंसर ये रहा z इक्वल टू k2 और तीसरा आंसर ये रहा x इक्वल टू 5k1 और 3k2। तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के जैसे दो क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिए, देखो एक ये रहा, इसमें आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब इसमें केवल आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है बस, मतलब आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। ये सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने कराया, बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 2 और -2 आएगी और उसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल देना, सॉल्यूशन यहाँ पर नॉन ट्रिवियल आएगा, है ना। तो के की टर्म्स में आएगा। देखिए के की टर्म्स में जो सॉल्यूशन आते हैं ना, ये वेरी भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ y को k1 माना, z को k2 माना। हो सकता है कि मेरी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो वो y को k2 मानता और z को k1 मानता, या ऐसा भी हो सकता है कि वो x को k1 मानता और y को k2 मानता और z2 को निकालता। तो इसलिए जो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उनको आप एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो किसको मान रहा है, एक्स को मान रहा है, वाई को मान रहा है, जेड को मान रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 2015 में आया भी है, ये 2022 में आया था, इंपॉर्टेंट है। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें के की वैल्यू निकालनी 8 आएगी, जैसा मैंने आपको कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। और यहां पर देखो आपके पास 1 2 3 4 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है और इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तो जिसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हुआ, है ना। मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में काफी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। 6 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कराए थे, 4 आज कराए, तो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं और 10 क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं। तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। और 20 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे एक्स्ट्रा आपको एक भी क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।